वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। इससे पूर्व के कुछ वीडियोस में हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के संदर्भ में। आज भी हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि हमारे संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत करके वयस्क मताधिकार का प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश शासनकाल के अंदर 1909 के अंदर कानून के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति की शुरुआत उन्होंने की थी, जिसने भारत को विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के अंदर विभाजित किया और एक दूसरे का विरोधी बना दिया था। इसलिए हमारे नए संविधान के अंतर्गत इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत करके इसके स्थान पर वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को अपनाया गया और साथ ही संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को भी अपनाया गया। करोड़ों व्यक्तियों को एक साथ मताधिकार प्रदान करना संविधान सभा का निश्चित रूप से एक साहसिक कार्य था, जिसमें वयस्क व्यक्ति, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार दिया गया। जैसा कि प्रोफेसर श्रीनिवासन के शब्दों में, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की समाप्ति और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ नए संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता थी। इतने बड़े देश के अंदर संविधानवेताओं के द्वारा ये इतना बड़ा फैसला लिया जाना बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं के साथ साथ उस समय तक इतना अधिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं था। इतने लंबे शोषण का शिकार होने के बाद, साथ ही शिक्षा का इतना निम्न स्तर होने के बावजूद भी संविधान निर्माताओं ने हमारी आम जनता में विश्वास जताया और विश्वास जता करके यह प्रयास किया कि सभी को यह मताधिकार मिलना चाहिए, ताकि शिक्षित हो या अशिक्षित हो, गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई विद्वान हो या सामान्य व्यक्ति हो, सभी इस मताधिकार के माध्यम से लोकतंत्र के साथ जुड़ सकें और सारा देश एकजुट होकर के इस लोकतंत्र का आधार बन सके। जबकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ने पहले देश की स्थिति को बड़ा नाजुक बना रखा था। सारा देश पूर्णतः अलग अलग संप्रदायों के अंदर विभाजित था। ऐसी स्थिति के अंदर देश की एकता को आगे बढ़ाने के लिए यह सब किया जाना आवश्यक था। इसी तरह हमारे संविधान की एक विशेषता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संघ राज्य के नागरिकों को सामान्यतः दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। सबसे पहले संघ की नागरिकता होती है और दूसरी होती है इकाइयों की नागरिकता। यह संघात्मक शासन व्यवस्था का एक सामान्य लक्षण है, जो सामान्यतः सभी संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे कि यदि हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका के अंदर भी राज्यों की नागरिकताएं अलग हैं और एक संयुक्त राज्य अमेरिका की अपने आप में नागरिकता अलग है। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं का ये मानना था कि दोहरी नागरिकता भारत की जो एकता है उसको बनाए रखने के अंदर बाधक सिद्ध हो सकती है। इसलिए उनके द्वारा संघ राज्य की स्थापना करते हुए भी उन्होंने दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया, बल्कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान रखते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था के सामान्य लक्षणों को न मानकर उन्होंने दोहरी नागरिकता के स्थान पर एकल नागरिकता को स्वीकार किया। इसी तरह हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है, वो है अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संविधान के अंदर विशेष व्यवस्था की गई है। अनेक बार डेमोक्रेसी की आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि यह लोकतंत्र बहुमत का एक तरह का अत्याचार है, यानी टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर अल्पसंख्यक जो हैं उनके धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए भी विशेष व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा भी भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, उनके जो क्षेत्र हैं उनके नागरिकों के लिए सेवाओं और विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी उनके लिए विशेष संरक्षण की, साथ ही आरक्षण की व्यवस्था भी संविधान के माध्यम से की गई है। जैसे कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं उनमें आरक्षण प्रदान किया गया है।
प्रारंभ में यह व्यवस्था जनवरी 1960 तक के लिए की गई थी, लेकिन संविधान के अंदर समय समय पर होने वाले संशोधन करके इसकी समय सीमा को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा और अब ये व्यवस्था 95 संवैधानिक संशोधन 2010 के आधार पर इन प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर के 25 जनवरी 2020 तक के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सेवाओं में यानी कि सरकारी नौकरियों में क्लेम्स की व्यवस्था अनुच्छेद 335 के अंतर्गत है और संविधान के अनुसार इन दावों के अंदर, जिन्हें सामान्यतः आरक्षण के नाम से भी हम जानते हैं, इसके लिए कोई समय सीमा अभी तक भी निर्धारित नहीं की गई है। पिछले कुछ वर्षों से ओबीसीज के लिए भी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सेवाओं में आरक्षण की आवश्यकता, जो कि संविधान लागू होने के काफ़ी समय बाद अनुभव की जा रही थी, 1989 में इस प्रसंग में और तीव्र विवाद ही पैदा हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में 1993 से ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण और इन जातियों के जो संपन्न तबके हैं यानी क्रीम लेयर को इसका लाभ न देते हुए अन्य तबकों को इसका लाभ दिया गया। राज्य स्तर पर भी इस संबंध में अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों में उनकी जो संख्या है उसके आधार पर की गई है और इन सभी दलित वर्गों को यह सुविधा इस दृष्टि से दी गई है कि इन वर्गों की बहुत गिरी हुई जो स्थिति है यानी कि इनकी जो स्थिति समाज में है, इस कारण इन वर्गों को विकास के लिए विशेष सुविधाओं की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई, उसके बाद भी समय समय पर होने वाले विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से और विधेयकों के माध्यम से ऐसे पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए या मूल धारा में लाने के लिए भी संविधान के द्वारा प्रयास किया गया है। इसी तरह हमारे संविधान के अंदर सामाजिक समानता की स्थापना भी की गई है। जैसा कि हम देखते हैं कि संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों की राजनीतिक और कानूनी समानता पर ज़्यादा बल दिया जाता है, सामाजिक समानता पर इतना अधिक बल नहीं दिया जाता। हम भारत जैसे विकासशील देश की बात न करके अगर विकसित देशों की बात भी करें और उनकी तरफ भी देखें तो वहाँ भी सामाजिक समानता में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि संविधान के माध्यम से सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें सभी नागरिकों की समानता का सिद्धांत है उसको माना गया है। इस संबंध में हमारा जो अनुच्छेद 17 है उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ऐसा स्पष्ट है अनुच्छेद 17 में कहा गया है। भारत में दलित वर्गों की जो गिरी हुई स्थिति में सुधार के लिए संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था करना जरूरी भी था, क्योंकि संविधान जब बना उसमें स्वतंत्रता के समय जो दलित वर्ग थे उनकी स्थितियां समाज के अंदर बहुत अच्छी नहीं थी और बिहार में देखा गया है कि अनुच्छेद 17 के द्वारा की गई व्यवस्था के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अभी भी इस तरह की दलित वर्गों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं में धीरे धीरे सुधार करने के लिए यह आवश्यक था। 1989 में भी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक कानून बाद में बनाया गया था और इस कानून का उद्देश्य ये था कि अब तक बनाए गए कानूनों में सबसे अधिक इसे बनाकर इसको कठोर किया गया ताकि सामाजिक बदलाव जो है कानूनी तौर पर भी उसकी मदद ली जा सके और कानूनी तौर पर कठोरता के माध्यम से समाज के अंदर कुछ बदलाव किया जा सके। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी हमारे संविधान में की गई हैं। एक अन्य विशेषता है हमारे संविधान की कि हमारा जो संविधान है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का अपने आप में एक आदर्श है, यानी हम अपने राज्य को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी कि बिना कल्याणकारी राज्य बनाए हुए हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस विकास को और सामान्य जो लाभ हैं उनको पहुंचाना मुश्किल था। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के जब हम उनको देखते हैं तो उससे पता लगता है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के लिए एक आदर्श निश्चित किया गया है और वो आदर्श है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत के संविधान निर्माता ये स्पष्ट रूप से चाहते थे कि भारत की जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकारें हैं वो भारतीय नागरिकों को सही तरीके से यानी पुष्टिकर उनका भोजन या यूँ कहें कि खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सके और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। उनके द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक देश के अंदर आर्थिक समानता की स्थापना हो सके। केंद्र की सरकारें और राज्य सरकारें संविधान में अंदर निर्दिष्ट
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी रही हैं। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्लानिंग है, प्लानिंग की पद्धति को भी विभिन्न पंचवर्षीय माध्यमों के यानी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समय समय पर अपनाया जाता रहा है। और समाजवादी ढांचे के समाज यानी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना की नीति भी निर्धारित की गई है। और इस पर निरंतर देश के अंदर इस संविधान को या संविधान की इन बातों को आधार मानते हुए कार्य किया गया है। हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रभाषा की यदि हम बात करें तो एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान में एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था भी की गई है ताकि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों के अंदर संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दे दी गई है। संविधान के अंदर यह भी कहा गया है कि संसद के द्वारा 15 वर्ष बाद भी आज्ञा जारी करके अंग्रेजी के प्रयोग को अनुमति दी जा सकती है। और 1965 के अंदर सहभाषा विधेयक पास करके अनिश्चित काल तक हिंदी के साथ इंग्लिश को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। लेकिन निश्चित रूप से जो है यहाँ पर एक राष्ट्र को या एक राष्ट्र की एक भाषा के रूप में हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा की जो व्यवस्था है वो क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति में किसी भी तरीके से बाधक नहीं रही है। संविधान में भारतीय भाषाओं के विभिन्न राज्यों में जो प्रादेशिक भाषा है, प्रादेशिक भाषा के रूप में प्रयोग के लिए अन्य भाषाओं को भी स्वीकार किया गया। अब भारत के अंदर लगभग 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। इसी तरह जो हमारा संविधान है वो विश्व शांति का समर्थक है, या यूँ कहे कि हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं। भारतीय जीवन और संस्कृति का आदर्श हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम रहा है और हमारा संविधान निर्माता भी इस आदर्श से हमेशा ही प्रभावित थे। और इस कारण संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का हमेशा प्रबंध करेगा। तो न केवल भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान की विशेषता के रूप में विश्व शांति को अपनाया है, बल्कि हमने अपने सामान्य सोच से आगे बढ़ते हुए, अपने स्वहित से आगे बढ़ते हुए